नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो दोस्तों सब? दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि मैकियावेली, पश्चिमी विचारक जो मैकियावेली थे, मैकियावेली ने अपने राजनीतिक चिंतन में ऐसा क्यों कहा? मैकियावेली ने अपने राजनीतिक चिंतन के विचारों में ऐसा क्यों कहा कि धर्म, नैतिकता व राजनीति पृथक्करण होना चाहिए, पृथक्करण हो। ठीक है, मैकियावेली ने अपने राजनीतिक चिंतन के अंदर ऐसा क्यों कहा या ऐसा चिंतन क्यों प्रतिपादित किया अपने राजनीतिक चिंतन में कि वह राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया। धर्म अलग होना चाहिए और राजनीति अलग होना चाहिए, नैतिकता अलग होना चाहिए। तो मैकियावेली के अनुसार राजनीति क्या है? राजनीति और धर्म को अलग अलग कर दिया। राजनीति व नैतिकता व धर्म को सबको उसने अलग अलग करके रखा है। जहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए वहाँ ये नहीं होनी चाहिए, जहाँ ये होनी चाहिए वहाँ ये नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों। तो मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता को राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया। ध्यान दो, अब ये क्यों किया ये तो मैं आप सबको बता दूंगा मेरे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब करते रहोगे तो हम बने रहेंगे मेरे दोस्तों। मेरे को एक प्रेरणा मिलती है कि मेरे दोस्त मेरे देख रहे हैं मेरे वीडियो को। और आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, थोड़ी पृष्ठभूमि जानते हैं। आपने पश्चिमी विचारक प्लेटो पढ़ा होगा। प्लेटो क्या कहता है कि राजनीति को नीति शास्त्र का एक भाग मानना चाहिए। ठीक है, तो प्लेटो क्या कह रहा है कि राजनीति को नीति शास्त्र का एक भाग मानना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र, तो इसका भाग क्या है? राजनीति। तो ये हो गई राजनीति। ठीक है मैंने, तो वो क्या कह रहे हैं कि प्लेटो, वो तो सद्गुणी विचार था ना। प्लेटो ने क्या कहा था? सद्गुणी ही क्या है? न्याय है। तो वो तो न्याय वाली बात करेगा, सद्गुण वाली बात करेगा, नीति की बात करेगा। तो वो कहता है कि नीति शास्त्र का ही एक भाग क्या है? राजनीति। तो उसने अलग नहीं किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों। अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु जो था वह नैतिकता व राजनीति को पृथक करने की कोशिश की। किसने? नैतिकता को। तो नैतिकता और राजनीति को पृथक करने की कोशिश की और साथ में दो बुक भी ऐसी लिखता है जिससे लोग राजनीतिक व नैतिकता को अलग समझे, लेकिन उसको श्रेय नहीं दिया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, उसको श्रेय नहीं दिया गया। उसने कोशिश की थी, तो उसने दो बुक भी लिखी। तो जो आप सभी को पता है, पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स किससे संबंधित है? राजनीति से। अरस्तु ने एक बुक और लिखी थी जिसको अपन
शोल, SOUL, शोल, शोल कह सकते हैं, और एडूमस भी कह सकते हैं, EUD, एडिमस, एडिमस भी कह सकते हैं। शोल का मतलब होता है जैसे आत्मा होती है, तो यहाँ आत्मा का अर्थ हम लगाएंगे आत्मीकरण, आत्मीकरण, ठीक है मेरे दोस्तों, या नैतिकता, नैतिकता या धर्म से इसका अर्थ लगा सकते हैं। तो अरस्तु ने भी अपने विचारों के अंदर ये कहा था कि नैतिकता और राजनीति दोनों पृथक होने चाहिए, लेकिन उन्होंने दो पृथक वह नहीं हो सकी, और उसने पृथककरण के लिए दो बुक भी लिखी, पॉलिटिक्स जिसमें राजनीति का वर्णन है, शोल या एडूमस, एडूमस ये आत्मीकरण, आत्मीकरण या नैतिकता से संबंधित है। ये पुस्तक, शोल का मतलब ही आत्मा होता है, तो आत्मीकरण से संबंधित है, नैतिकता से संबंधित है। तो अरस्तु ने भी अलग करने की कोशिश की थी नैतिकता और राजनीति को, लेकिन उसके विचारों को ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि राजनीति को नैतिकता से पृथक करने का कार्य पहले से शुरू हो गया था, लेकिन इन्हें श्रेय नहीं दिया गया था अरस्तु को। इसलिए श्रेय किसको दिया गया? पूर्ण रूप से पृथक करने का कार्य और पूर्ण रूप से जिसको मान्यता दी गई वो है मैकियावेली, वो है मैकियावेली। ठीक है मेरे दोस्तों। अब मैकियावेली ने राजनीति को धर्म से अलग क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण थे, वो कारणों के ऊपर अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। मैकियावेली ने नैतिकता व राजनीति को पृथक्करण क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या था? आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो उसका पहला बात करते हैं, पहला एक नंबर पे बात करते हैं यूनानी जो दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिकों का मानना था कि यूनानी दार्शनिक मानते थे कि एक राज्य अर्थात शक्तिशाली राज्य जिसके पास पावर रहेगा, सर्वोच्चता रहेगी, संप्रभुता रहेगी, ऐसा राज्य ही समाज का, देश का क्या कर सकते हैं, भला कर सकता है। तो यूनानी दार्शनिक ये माना करते थे कि यदि आप राज्य का भला करना चाहते हो तो वहाँ पर जो राजशाही जो सत्ता है, जो सरकार है, जो राज्य है, वो कैसा होना चाहिए, सर्वोच्च होना चाहिए, संप्रभुताधारी होना चाहिए, उसके पास शक्तियाँ होनी चाहिए, तो ही वो लोगों के अंदर लोगों का भला कर सकता है, एक कल्याणकारी कार्य कर सकता है। समझ में आ गया? तो इसी को ध्यान में रखकर यूनानी दार्शनिकों के विचार पढ़कर मैकियावेली ने भी यही कहा कि यूनानी दार्शनिकों की तरह एक क्या होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, और एक शक्तिशाली राज्य होना चाहिए, और शक्तिशाली राज्य होना चाहिए, उसके पास संप्रभुता होनी चाहिए, वही क्या कर सकते हैं, समाज को सुधार सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। और वो कहता है कि एक राज्य में जो राजा बनता है, जो सरकार बनती है, या सरकार का मतलब आप राजा इसका अर्थ लगाना, ठीक है, क्योंकि वो राजतंत्र को समर्थन करता है मैकियावेली। तो राजा जब समाज का भला करना चाहता है, देश का भला करना चाहता है, राज्य को कल्याणकारी बनाना चाहता है, तो उसके लिए किसी भी प्रकार का साधन अपना सकता है, किसी भी प्रकार का, चाहे वो उचित हो
चाहे वो अनिश्चित हो। यदि देश का भला हो रहा है तो साधन चाहे कैसा ही हो, कपटी हो, धोखाबाजी हो, कैसा ही हो, लोगों का हित होना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, यदि लोगों का भला करने के लिए कहीं पर धर्म को भी चोट पहुंचानी हो तो धर्म को भी चोट पहुंचा सकते हैं। कहीं पर राज्य का भला करना हो, देश का भला करना हो, लोगों का भला करना हो, तो यदि मानवता को भी चोट पहुंचानी है तो राजा चोट पहुंचा सकता है, जिसके कारण लोगों का भला हो सकता है। तब मैकियावेली ये कहता है, यूनानी दार्शनिकों का चिंतन पढ़कर उनके ऊपर विचार करके वो कहता है कि नैतिकता व राजनीतिकों को पृथक्करण होना चाहिए। वो कहता है कि यदि राज्य के अंदर जो राजा है यदि नैतिकता के बारे में विचार करने लग जाएगा तो देश का भला नहीं हो पाएगा, लोगों का भला नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं समाज के अंदर जो धर्म की आड़ में, नैतिकता की आड़ में खुद का तो भला करते हैं लेकिन दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। तो क्या ऐसे में समाज कल्याणकारी हो पाएगा? क्या राज्य कल्याणकारी हो पाएगा? तो नहीं। मैकियावेली ये कहता है कि ऐसे में नहीं हो पाता। इसलिए राजा को ये चाहिए कि देश को कल्याणकारी बनाना है, राज्य को कल्याणकारी बनाना है, तो नैतिकता व धर्म को नहीं देखना चाहिए, इसको त्याग करके फिर उसका देश का भला करना चाहिए। तो मैकियावेली एक बात कहता है, वो आप याद रखना। मैकियावेली क्या कहता है? मैकियावेली जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो उस पर नैतिकता के वे नियम लागू नहीं होते हैं। वे नियम लागू नहीं होते हैं जो नागरिकों के व्यवहार को नियमित करते हैं। मेरे दोस्तों, मैकियावेली क्या कह रहा है कि जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो उस पर नैतिकता के वे नियम लागू नहीं होते हैं जो नागरिकों के व्यवहार को नियमित करते हैं। साधारण तौर पर हम ये समझे कि जो मानवता होती है, जो धर्म होता है, जो नैतिकता होती है, वो मानव को नियमित करते हैं व्यावहारिक रूप से। लेकिन जब राज्य के ऊपर किसी प्रकार का संकट हो, धर्म के कारण, नैतिकता के कारण, कुछ लोग धर्म और नैतिकता की आड़ में खुद का भला कर लेते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तब मैकियावेली ये कहता है कि राजा का ये कर्तव्य है कि जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो उस समय नैतिकता के वे नियम लागू नहीं होते हैं। राजा के ऊपर नैतिकता के वे नियम लागू नहीं होते हैं जिनके द्वारा लोग व्यवहार करते हैं, नियमित होते हैं। अर्थात वो राज्य की सुरक्षा के लिए नैतिकता को बलि चढ़ा सकता है और धर्म को भी बलि चढ़ा सकता है मेरे दोस्तों। तो इसीलिए वो कहता है कि यदि राज्य की सुरक्षा करनी है और वहाँ पर नैतिकता और धर्म आड़े आ रहे हैं तो नैतिकता और धर्म को भी चोट पहुंचा देनी चाहिए ताकि लोगों का भला हो सके। इसलिए वह कहता है कि नैतिकता व धर्म को व राजनीति को सबको अलग अलग कर देना चाहिए। मैं आशा करता हूं मेरे दोस्तों आप
समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं कि मैकियावेली क्या था? यथार्थवादी। मैकियावेली यथार्थवादी विचारक था। वह उस समय की जो पोप की व्यवस्था थी, जो चर्च की व्यवस्था थी, उसको भली प्रकार से समझता था, क्योंकि पोप और चर्च ये धर्म की आड़ में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, आडंबर का प्रचार प्रसार कर रहे थे। आडंबर कि धर्म के अंदर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये आडंबर था। तो लोगों को मैकियावेली क्या कह रहा है कि ये जो पोप वाली जो व्यवस्था है, ये धर्म वाली जो व्यवस्था है, वो लोगों को आडंबर में रखती है, लोगों को डराती है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इससे लोग क्या है कि डर जाते थे, डर जाते थे। ठीक है, तब उनके अंदर किसी प्रकार का यदि संकट आता है, किसी प्रकार का संकट आता है, तो वे उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं जिसके द्वारा उनका भला हो सके, क्योंकि आडंबर उसको रोकता है कि ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो वो कहता है कि ये जो धर्म है ये क्या करता है कि लोगों को कमज़ोर बनाता है, और ऐसा कमज़ोर बना देता है मेरे दोस्तों, जब किसी देश के ऊपर, हम इटली की बात करते हैं कि इटली के अंदर फ्लोरेंस के ऊपर किसी प्रकार का यदि संकट आ जाए तो ये लोग उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो धार्मिक वाले लोग हैं उनको डरा देते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ये कमज़ोर पड़ जाते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये मैकियावेली यथार्थवादी विचारक था कि लोग इनकी बातों में नहीं आए। हाँ, जो वास्तविक है, कोई धार्मिक चीज़ ऐसी है जिसको हमें मानना ही पड़ता है, उसको स्वीकार करो। ये धर्म विरोधी नहीं है, ये नैतिकता का विरोधी नहीं है। लेकिन जो आडंबर है कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, उसका विरोधी है, धर्म विरोधी नहीं है। ये धर्म की यहाँ पर आलोचना नहीं करता है मैकियावेली, तो ये आप ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों। तो वो कहता है कि इस धार्मिकता के कारण लोगों में कमजोरी आ जाती है, इसीलिए राजनीति में ये धार्मिकता, नैतिकता ये आड़े नहीं आनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यथार्थवादी होने के कारण वो ये कहता है कि ये जो धर्म की आड़ में, नैतिकता की आड़ में कुछ लोग अपना फ़ायदा उठा लेते हैं और समाज को नुकसान कर देते हैं, इसलिए राजा को धर्म और नैतिकता को दूर रखकर राजनीति करनी चाहिए, ताकि पूरे समाज का क्या हो सके, भला हो सके। मेरे दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं शक्ति, पावर, शक्ति पावर। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जब मैकियावेली था तो 1512 के अंदर वहाँ पर मेदिनी परिवार का शासक था, मेदिनी शासकों का राजतंत्र था। कहाँ पर? फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस कहाँ पर है? इटली में मेरे दोस्तों। मेदिनी शासकों का राजतंत्र था, लेकिन इस राजतंत्र को हटाकर जो फ्रांस के जो लोग हैं, फ्रांस के समर्थक, इस राजतंत्र को हटाकर यहाँ पे क्या स्थापित कर दिया मेरे दोस्तों? गणतंत्रीय शासन व्यवस्था। गणतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित कर दी।
ठीक है। अब गणतंत्रीय शासन व्यवस्था कर दी तो ये देश क्या था, शक्तिशाली था, शक्तिशाली था। किसकी तुलना में, फ्लोरेंस की तुलना में, अर्थात इटली जो देश था उसकी तुलना में फ्रांस बहुत शक्तिशाली देश था, उसने कब्जा कर लिया, ठीक है। और ये फ्रांस ब्रिटेन के सहयोग से भी यहाँ पर इसको शक्ति मिल रही थी फ्रांस को, ठीक है। तो ये फ्रांस क्या था, शक्तिशाली देश था उस समय। तो उन्होंने राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित कर ली। तो मैकियावेली ये कहना चाहता है कि जैसे ये शक्तिशाली है और उसने इस राजशाही परिवार को ख़त्म करके यहाँ पर गणतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित कर ली, इसका मतलब लोग क्या है, भय के कारण, डराकर या शक्ति के कारण किसी देश के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, उस पर कब्जा कर सकते हैं, उसके ऊपर शासन कर सकते हैं। तो वो ये कहता है कि क्यों ना इटली के अंदर ही ऐसा राजा बन जाए जो शक्तिशाली हो, निरंकुश शक्ति वाला राजा हो, जिससे उसका भय हो, किसको, अन्य देशों को, कि इटली के ऊपर आक्रमण करेंगे तो वहाँ का राजा क्या है, तानाशाही है, तो वहाँ पर अपन आक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो वो कहता है कि शक्ति के बिना राज नहीं हो सकता, शासन नहीं चलाया जा सकता। तो इस तरह से उसने फ्रांस की ये जो गणतंत्र व्यवस्था को उसने फ्लोरेंस के ऊपर देखा था। तब उसने कहा था कि इटली के अंदर ऐसा राजा हो जो शक्तिशाली हो, निरंकुश हो, ताकि वह क्या कर सके, इटली की व्यवस्था को सुधार सके। अब शक्तिशाली राजा बन गया तो उसको ये कहता है कि वह समाज को सुधारने के लिए, देश को चलाने के लिए, इटली की व्यवस्था को सुधारने के लिए यदि उसके बीच में किसी प्रकार की नैतिकता वह धर्म आड़ा आ रहा है तो उसको चोट पहुंचाकर उसको समाप्त करके लोगों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि जो फ्रांस के लोग थे यहाँ पर ये धर्म का प्रचार कर रहे थे, ईसाई धर्म अर्थात पोप अपनी लीला से, पोप क्या कर रहा था, अपनी लीला का प्रसार कर रहा था। और ठीक है, जैसे चर्च है, पोप है, तो चर्च अपना धर्म फैला रहा था, लेकिन पोप अपना धर्म फैला रहा है। तो ये जो पोप है, पोप वाले जो धर्म के समर्थक है, पोप वाले, ये फ्रांस से आए थे इटली, फ्लोरेंस के अंदर। इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पोप से संबंधित, जो धर्म से संबंधित जो बातें थी वो फैला दी, और वो धर्म से ऐसा कहा कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि इटली के लोगों को, फ्लोरेंस के लोगों को कमज़ोर बना दिया था, और वो किसी प्रकार की परिस्थिति से, संकट से सामना नहीं कर सकते थे, ऐसा कमज़ोर बना दिया। इसीलिए मैकियावेली ये कहता है कि फ्रांस की तरह शक्तिशाली बन जाओ, आप भी, यहाँ का राजा भी शक्तिशाली बन जाओ, लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार मत करो, क्योंकि धर्म की आड़ में लोग क्या है, गलत काम करते हैं, तो भय से लोग क्या हो जाते हैं, कमज़ोर बन जाते हैं। तो धर्म और नैतिकता को अलग रखो। इसलिए वो कहता है कि धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग ही रखना चाहिए मेरे दोस्तों। यदि राजनीति के अंदर धर्म और नैतिकता रहेगी तो लोग क्या करेंगे, धर्म और नैतिकता की आड़ में अपना तो भला कर देंगे लेकिन दूसरे का नुकसान पहुंचाएंगे, जिससे कि एक राज्य लोक कल्याणकारी नहीं हो सकता, उसमें समाज का भला नहीं हो सकेगा मेरे दोस्तों। तो ये बात कहता है। आगे बात करते हैं सीजर बोर्जिया कह दीजिए, लोरेंजो कह दीजिए, या ड्यूक ऑफ बोर्जिया कह दीजिए, ड्यूक ऑफ बोर्जिया कह दीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है। जब इटली के अंदर, फ्लोरेंस के अंदर
ठीक है। जब मैं इटली बोलूँ या फ्लोरेंस बोलूँ तो आप फ्लोरेंस ही उसका अर्थ लगाना, ठीक है। जब फ्लोरेंस के अंदर वापिस जो फ्रांस के द्वारा गणतंत्रीय शासन स्थापित की गई थी, फ्रांस के द्वारा गणतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित की थी, उसके ऊपर मेदिनी परिवार का शासक, मेदिनी परिवार का शासक का मतलब सीजर बोर्जिया, लोरेंजो ड्यूक ऑफ बोर्जिया, ये वाला व्यक्ति फ्रांस से मिलकर पुनः फ्लोरेंस का राजा बन जाता है। वापिस यहाँ पर क्या हो जाता है, राजतंत्र बन जाता है। अब ये राजतंत्र क्या होता है, स्ट्रोंग होता है, ठीक है। स्ट्रोंग हो जाता है कि जैसे फ्रांस के लोगों ने यहाँ पर अपनी पोप लीला करके, पोप वाला जो धर्म था उसकी लीला करके यहाँ के लोगों को कमज़ोर बना दिया था, इसलिए मुझे यहाँ के लोगों का भला करना है। ये राजा कहता है कि मुझे यहाँ पर लोगों का भला करना है, इसलिए मैं यहाँ पर धार्मिक वाली या नैतिक वाली भावना को ज़्यादा फैलने नहीं दूंगा, क्योंकि इससे लोग कमज़ोर बन जाते हैं और विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते। तो वो राजा क्या था, शक्तिशाली राजा बन जाता है, यहाँ पर शक्तिशाली राजा बनता है और निरंकुश राजा बन जाता है। सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च संप्रभुता उसके पास रहती है, जो कुछ करता है वो राज्य में होगा, ठीक है। तो उसने धार्मिकता और नैतिकता को अलग कर दिया था राजा ने। इसी को देखकर वो अपने राजनीतिक चिंतन के विचारों में मैकियावेली क्या कहता है कि धर्म और नैतिकता राजनीति से बिल्कुल अलग होने चाहिए मेरे दोस्तों। और इसीलिए वह अपनी पुस्तक प्रिंस लिखी, वो भी इसके बोर्जिया के कहने पर लिखी थी, इतिहास प्रिंस पुस्तक, ठीक है। प्रिंस पुस्तक 1513 में लिखी गई थी, 1513 के अंदर लिखी गई थी, लेकिन 1527 के अंदर ये प्रकाशित हुई थी। तो ये जो प्रिंस पुस्तक है वो किस राजा को समर्पित है, बोर्जिया, लोरेंजो ड्यूक ऑफ बोर्जिया राजा को समर्पित है। तो एक आदर्श राजा, प्रिंस का मतलब ही राजा होता है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि द प्रिंस पुस्तक जो मैकियावेली की है उसके अंदर कौन से राजा को आदर्श रूप में, एक चारित्रिक रूप में पेश करने की कोशिश की थी मैकियावेली, तो आपका उत्तर आना चाहिए सीजर बोर्जिया, लोरेंजो या ड्यूक ऑफ बोर्जिया, ये, ठीक है। तो इसी को देखकर इस बुक के अंदर वो ये लिखता है कि राजा को क्या होना चाहिए, निरंकुश होना चाहिए, ठीक है। पूर्ण सर्वोच्चता होनी चाहिए, उसके पास संप्रभुता होनी चाहिए, उसके पावर होना चाहिए। और वह राजा यदि देश का भला करना चाहता है, देश को सुधारना चाहता है, देश को कल्याणकारी बनाना चाहता है, तो धार्मिकता को, नैतिकता को त्याग कर बनाना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। इसलिए वह धार्मिकता और नैतिकता को राजनीति से अलग करता है। आगे अब बात करते हैं। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, इससे आपको पता लग गया होगा कि मैकियावेली ने धर्म, नैतिकता को राजनीति से पृथक क्यों किया मेरे दोस्तों। और चर्चा कर लेते हैं अपन इसी पॉइंट के अंदर कि राजा के कार्य मेरे दोस्तों आप समझ गए होंगे राजा का कार्य क्या है। राजा का कार्य क्या है, कल्याणकारी कार्य करना, ठीक है, कल्याणकारी कार्य करना और व्यवस्था को सुधारना, ठीक है। तो राजा का मुख्य कार्य क्या है, कल्याणकारी कार्य करना, व्यवस्था को सुधारना का, लोगों का हित करना, ये कार्य है, ठीक है। तो ये कार्य कब होगा, क्या धर्म फैलाकर होगा, क्या नैतिकता फैलाकर होगा, नहीं मेरे दोस्तों। तो मैकियावेली कहता है कि राजा अपना कर्तव्य समझकर देश का भला करे, कल्याणकारी कार्य करे, व्यवस्था को सुधारे, लोगों का हित करे, लेकिन धार्मिक और नैतिकता के आधार पर नहीं,
कठोर होकर, निरंकुश होकर, इनको त्याग कर ये कार्य करना चाहिए, तभी समाज का भला हो सकता है। ठीक है, अगर इनके आधार पर काम करेंगे तो बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं कि धर्म और नैतिकता की आड़ में क्या करते हैं, खुद का तो फायदा करते हैं लेकिन दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं, दूसरे लोगों को कमज़ोर बना देते हैं, ताकि समाज के ऊपर कोई परिस्थिति आई तो उसका वो सामना कर नहीं सकते, वहाँ जो फूट हो जाती उसका लाभ वो लोग उठा लेते हैं। इसलिए वो कहता है कि राजा को जब जो देश का भला करना होता है तो धर्म और नैतिकता को अलग करना चाहिए। मेरे दोस्तों आगे बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात लिख रहा हूं अभी, राजनीति में साध्य ही साधन का औचित्य है। ठीक है मेरे दोस्तों, राजनीति में साध्य ही साधन का औचित्य है। साध्य को साधन का औचित्य बताया गया है। राजनीति में साध्य ही साधन का औचित्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो साध्य ही साधन का औचित्य है। तो इसका मतलब ये है कि यदि राजा को, साध्य का मतलब यह है क्या है कि राज्य का हित, या अपन ये कह सकते हैं कि राज्य के लोग कल्याणकारी बनाया जाए। ठीक है, राज्य का हित कैसे हो, राज्य को लोक कल्याणकारी कैसा बनाया जाए, ये एक मेन उसका उद्देश्य है किसका, राजा का। ठीक है मेरे दोस्तों, या अपन ये कह सकते हैं कि राज्य का उद्देश्य, या ये कह सकते हैं कि राजा का उद्देश्य। राजा का एक ही उद्देश्य है, राज्य का हित अर्थात राज्य को लोक कल्याणकारी बनाना। तो ये उसका एक क्या है, साध्य। ठीक है, अब राज्य का हित चाहने के लिए, राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए किसी भी साधन का प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वह नैतिक हो चाहे वह अनैतिक हो, चाहे वो कपटी रूप से हो चाहे वह धोखेबाज के रूप से हो, लेकिन भला होना चाहिए राज्य का हित, लोगों का कल्याण होना चाहिए, राज्य का लोक कल्याणकारी हो, ये भला होना चाहिए। तो वो कहता है कि राज्य का हित होना चाहिए, वो तो क्या है, साध्य, और उस हित के लिए किसी भी साधन का आप प्रयोग कर सकते हो, वो शब्द क्या है, उचित है। यदि साध्य सही है तो साधन कैसा भी हो वह उचित ही होगा। महात्मा गांधी ने ठीक इनसे उल्टा कहा था। महात्मा गांधी की फिलॉसफी देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि साधन पवित्र है तो साध्य पवित्र अपने आप ही होगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने ये कहा था कि साधन पवित्र होना चाहिए तो फिर साध्य तो पवित्र अपने आप ही हो जाएगा। मैकियावेली ने क्या कहा था कि नहीं, साध्य पवित्र होना चाहिए, साधन कोई भी हो वो अपने आप पवित्र हो जाएगा। तो मैकियावेली ने तो कहा था कि साध्य ही साधनों का औचित्य है। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि साधन ही साध्य का औचित्य है। बहुत गंभीर क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, याद कर लेना, रट्टा मार लेना आप, इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैकियावेली के अकॉर्डिंग क्या है, साध्य ही साधन का औचित्य है। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग क्या है, साधन ही साध्य का औचित्य है। ये तो साधन, महात्मा गांधी जी जो थे वो साध्य को और साधन को दोनों को पवित्र मानते हैं, दोनों पवित्र होना चाहिए। मैकियावेली क्या कहता है कि साध्य ही पवित्र होना चाहिए। ये बात है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं।
और तो ये बात उसने साध्य और साध्य वाली बात कौन सी पुस्तक में दी थी? डिस्कोर्स पुस्तक में, डिस्कोर्सेज ऑन लेवी, डिस्कोर्सेज पुस्तक के अंदर उसने साध्य और साधन वाली बात की थी। मेरे दोस्तों आगे बात करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों, आप हो तो मैं हूं। आपके कमेंट्स, आपके लाइक करने से मैं बड़ा मोटिवेट होता हूं मेरे दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कि डिस्कोर्सेज पुस्तक के अंदर ही उसने नैतिकता के बारे में बात की थी कि नैतिकता, उसने कहा कि नैतिकता दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत नैतिकता और जन नैतिकता। जन नैतिकता, मैकियावेली कहता है कि नैतिकता दो प्रकार की होती है, एक तो व्यक्तिगत नैतिकता और एक जन नैतिकता। अब आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत नैतिकता का अर्थ क्या है मैकियावेली के अकॉर्डिंग, तो आपका आंसर आना चाहिए कि जो राजा जो कार्य करता है, राजा समाज के लिए जो कार्य करता है, समाज को कल्याणकारी बनाने के लिए जो कार्य करता है व्यक्तिगत रूप से, वो व्यक्तिगत नैतिकता हो गई। अब बात करते हैं जन नैतिकता क्या होती है। जनता अपना हित चाहने के लिए या अपन ये कह सकते हैं कि जनता स्वयं राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए राजा की आज्ञाओं का पालन करती है, राजा की आज्ञाओं का पालन करती है। तो प्रजा जो है वो राजा की आज्ञाओं का पालन इसलिए करती है क्योंकि उनका खुद का भला होता है। तो ये तो होगी जन नैतिकता, ये नैतिकता। और व्यक्तिगत नैतिकता क्या है कि राजा ये चाहता है कि मैं कुर्सी पर कब तक बना रहूं, ये तो नहीं कि मैं कुर्सी पे आज आ गया तो मैं गलत काम करके करूँ, मैं भ्रष्टाचार कर लूँ, मैं खूब कमा लूँ, मैं मेरा घर भर लूँ, ऐसा तो नहीं है। वो राजा ये चाहता है कि मैं लंबे समय तक राज करूं। तो राज कब करूंगा? जब मैं जनता का भला करूंगा, देश का भला करूंगा, राज्य को कल्याणकारी बनाऊंगा जब। तो व्यक्तिगत नैतिकता के अंदर राजा के वे कार्य जो समाज से जुड़े हुए हैं वो व्यक्तिगत नैतिकता में आते हैं। और जन नैतिकता में जनता का वह कार्य जो राजा की आज्ञाओं का पालन करती है इसलिए कि उनका भला हो जाए, वो जन नैतिकता के अंदर आ गया। तो अब आप समझे कि आपके सामने मैं एक क्वेश्चन करूं कि मैकियावेली के अकॉर्डिंग, मैकियावेली के अनुसार धर्म या नैतिकता का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ऑप्शन में आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दूसरा है धर्म का प्रचार करना। सही आंसर क्या लग रहा है आपको कि वो ये कहता है कि धर्म का अर्थ और नैतिकता का अर्थ क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने से है। ये बात मैकियावेली कहना चाहता है। तो धर्म और नैतिकता वही है जिससे समाज का भला हो रहा है, राज्य का भला हो रहा है, राज्य कल्याणकारी बन रहा है, वही। ठीक है, यदि धर्म से और नैतिकता से राज्य या समाज का भला नहीं होता है, राज्य और समाज कल्याणकारी नहीं बनता है, तो राजा को नैतिकता और धर्म को भी धकेल देना चाहिए, उसको दबा देना चाहिए और फिर राजनीति करके देश का भला करे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैकियावेली के अकॉर्डिंग धर्म क्या है, नैतिकता क्या है, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही क्या है,
धर्म है, नैतिकता है मेरे दोस्तों। ठीक है, और आगे राजनीति और धर्म तो समझ गए यहाँ आप। अब मैं कुछ कथन वगैरह लिख रहा हूँ ताकि आपके और समझ में आ जाए मैकियावेली क्या कहता है। मैकियावेली क्या कह रहा है कि राजा को राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए, करनी चाहिए। साधन तो हमेशा ही आदरणीय होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, मैकियावेली क्या कहता है, राजा को राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए, साधन तो हमेशा ही आदरणीय होता है। राज्य की सुरक्षा के लिए, अर्थात राज्य की सुरक्षा का मतलब उसका साध्य हो गया मेरे दोस्तों। ठीक है, तो किसी प्रकार के साधन अपना सकता है, इसीलिए वो कहता है मैकियावेली कि साध्य ही साधन का औचित्य है। ये एग्जाम में आता है, रट्टा मार लो मेरे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों कि वह एक कहावत भी बोलता है कि राजा को, एक जो कहावत है आम वाली कि आम खाना चाहिए, गुठलिया नहीं गिनना चाहिए, नहीं गिनना चाहिए। अर्थात राजा का काम क्या है, आम खाना है, अर्थात समाज को सुधारना है, समाज को कल्याणकारी बनाना है, ऐसा नहीं कि गुठलिया खाए, ये नहीं है। तो ये बात मैकियावेली ने ये पंक्ति देख, ये कहावत से हमें समझाने का प्रयास किया है। और राजा को यदि देश को चलाना है, समाज को सुधारना है, तो राजा को क्या होना चाहिए कि लोमड़ी व शेर जैसा दिखना चाहिए। राजा में कैसी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, लोमड़ी व शेर जैसी। लोमड़ी जैसी राजा के अंदर चालाकी होनी चाहिए और शेर जैसा भय होना चाहिए, डर होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करते हैं और देखते हैं। और मैकियावेली की एक पंक्ति और लिख देता हूं मैं, मैकियावेली, ताकि समझ में आ जाए आप लोगों के। मैकियावेली, यदि राज्य की, वही बात है, यदि राज्य की सुरक्षा को खतरा हो तो न्याय और अन्याय, दयालुता और निर्दयता पर विचार किए बिना धार्मिक मान्यताओं को रोंद देना चाहिए। वही बात आ गई मेरे दोस्तों, मैकियावेली क्या कहता है, यदि राज्य की सुरक्षा को खतरा हो तो न्याय व अन्याय, दयालुता और निर्दयता पर विचार किए बिना धार्मिक मान्यताओं को रोंद देना चाहिए। ठीक है,
तो ये बात करता है कि राज्य की सुरक्षा का खतरा हो तो वहाँ पर न्याय, अन्याय, दयालुता, निर्दयता पे विचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, यदि राज्य की सुरक्षा के अंदर धार्मिक मान्यताएं भी आड़े आ रही है तो धार्मिक मान्यताओं को भी क्या कर देना चाहिए, रौंद देना चाहिए। इसीलिए मैकियावेली क्या करता है, राजनीति में धर्म और नैतिकता को पृथक करता है। मेरे दोस्तों आगे बात करते हैं। तो धर्म और नैतिकता को अलग करता है कौन, मैकियावेली। तो मैकियावेली का ये नहीं मतलब नहीं है कि वो धर्म विरोधी है या धर्म का उल्लंघन करता है या हर जगह धर्म का उल्लंघन करता है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, वो धर्म निरपेक्ष है। डनिंग ने क्या कहा था, डनिंग ने मैकियावेली के बारे में कि मैकियावेली अनैतिक नहीं है, अनैतिक नहीं है। मैकियावेली अनैतिक नहीं है, नैतिकता के प्रति उदासीन है, नैतिकता के प्रति उदासीन है। वह धर्म विरुद्ध नहीं है बल्कि धर्म के प्रति उदासीन है। उदासीन का मतलब तटस्थ है। ठीक है, मैकियावेली अनैतिक नहीं है, मैकियावेली अनैतिक नहीं है, वह नैतिकता के प्रति उदासीन है। उदासीन का मतलब तटस्थ। ठीक है, तटस्थ है। वह धर्म विरोध नहीं है, धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि धर्म के प्रति उदासीन है, तटस्थ है। यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि वह पंथ निरपेक्ष है, वह धर्म निरपेक्ष है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैकियावेली धर्म का विरोधी नहीं है, धर्म निरपेक्ष है, धर्म तटस्थ है। जहाँ पर धर्म से यदि धर्म से नैतिकता से समाज का भला हो रहा है वहाँ आप धर्म से नैतिकता से समाज का भला करो, लेकिन जहाँ धर्म और नैतिकता से समाज का भला नहीं हो रहा है, धर्म और नैतिकता की आड़ में समाज के कुछ लोग फ़ायदा उठा लेते हैं और बहुत सारे लोग फ़ायदा नहीं उठाते, उनका नुकसान होता है, तो वहाँ वह ये कहता है कि वहाँ पर धर्म और नैतिकता से तटस्थ हो जाओ, भूल जाओ धर्म और नैतिकता को, और राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए राजा को। तो वो ये बात कहना चाहता है डनिंग। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों कि और एक दो कथन और लिखता हूं मैं, आपके समझ में आ जाए मेरे दोस्तों। मैकियावेली, ये कथन मैंने आपको बता दिया था पहले अभी भी, लेकिन दोबारा लिख देता हूं। मैकियावेली क्या कहता है, राजा पर नैतिक मापदंड लागू नहीं होते हैं यदि राजा नैतिक मापदंडों से बंधा होगा तो यह उसके लिए हानिकारक है। क्या कहना चाहता है मैकियावेली, राजा पर नैतिक मापदंड नहीं होते हैं, नैतिक मापदंड राजा के ऊपर लागू नहीं होते हैं। यदि राजा नैतिक मापदंडों से बंधा होगा तो यह उसके लिए हानिकारक है। राजा ये ठान ले कि मैं समाज के अंदर नैतिकता से, धार्मिकता के आधार पर
या मानवता के आधार पर ही मैं काम करूँगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या देश का भला हो सकता है? क्या समाज का भला हो सकता है? क्या इटली देश का भला हो सकता है? नहीं मेरे दोस्तों। मैकियावेली ये कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नैतिकता, धार्मिक और मानवता की आड़ में गलत काम करते हैं, खुद का तो फायदा हो जाते हैं, बाकी समाज का भला नहीं होता है। इसलिए राजा को ऐसा लगे कि यहाँ पर समाज का भला नहीं हो रहा है इस नैतिकता से, इस धार्मिकता से, इस मानवता के कारण, तो इनको सबको रोंद देना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, भूल जाना चाहिए, तभी वह राज्य को सुधार सकता है। इसलिए नैतिक मापदंड उसके ऊपर लागू नहीं होता है मेरे दोस्तों। एक कथन और लिखता हूं, एक दो कथन दोस्तों। अरे यार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। खुश रहो, मस्त रहो यार। आगे बात करते हैं कि मैकियावेली क्या कहता है। मैकियावेली क्या कहता है? राजा तो विश्वास, अनुकंपा, सच्चरित्रता, दयालुता व धार्मिकता का साकार प्रतिमा है। मैकियावेली ने क्या कहा था कि राजा तो विश्वास, अनुकंपा और सच्चरित्रता, दयालुता व धार्मिकता का साकार प्रतिमा। प्रतिमा का मतलब लोग, जब राजा, ये समाज है अपना, ये देश है, हम इटली की बात करते हैं, ये इटली देश है। ठीक है, इटली देश के अंदर जब राजा जाता है, मैकियावेली कहता है कि जब राजा जाता है तो प्रजा को कैसा दिखना चाहिए? वो कहता है कि शेर और लोमड़ी जैसा, शेर व लोमड़ी जैसा। अब यहाँ पर लोमड़ी जैसा मतलब वो चालाक होना चाहिए, चालाकी से काम लेना चाहिए जनता के बीच में। ठीक है, तो वो कहता है कि राजा जब जनता के बीच में जाता है, जब इटली के बीच में, इटली की जनता के बीच में राजा जाता है तो कैसा होना चाहिए? उसको विश्वासी होना चाहिए, अनुकंपा वाला होना चाहिए, सच्चरित्र वाला होना चाहिए, दयालुता वाला होना चाहिए, धार्मिकता वाला होना चाहिए, ऐसे गुणों की प्रतिमा वाला होना चाहिए। लोगों को ऐसा लगे कि ये बहुत अच्छा आदमी है, तो बड़े लोमड़ी जैसे चातुर्य बुद्धि से वो काम लेना चाहिए जनता के बीच में, तभी तो जनता उसके के साथ क्या करेगी? प्रेम करेगी, घृणा नहीं करेगी। यदि वो शेर की तरह यहाँ पे काम करने लग जाए जंगल के, यहाँ समाज के बीच में, तो क्या घृणा तो करेगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो लोमड़ी की तरह चालाक बनकर इन गुणों को सम्मिलित करके वह एक प्रतिमा के रूप में अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि जनता उसे प्यार करे मेरे दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे ये बात। और आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों। आगे मैकियावेली नैतिकता, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैकियावेली धर्म विरोधी नहीं है, धर्म निरपेक्ष है। ठीक है, जहाँ धर्म से, मानवता से काम चल रहा है वह मानवता से काम करो। जहाँ धर्म और नैतिकता की आड़ में लोग गलत काम करते हैं, अपना फायदा करते हैं, समाज का नुकसान पहुँचाते हैं, तो वहाँ पर वह कठोरता से राजा निरंकुश बनकर धर्म और नैतिकता को दूर करके देश का, समाज का भला कर सकता है। मेरे दोस्तों, आज की क्लास इतनी ही। मुझे आशा है कि आपके ये समझ में आया होगा कि मैकियावेली ने धर्म को, नैतिकता को राजनीति से अलग क्यों किया मेरे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, लेकिन सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों।